तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू रखेंगे अपना चैप्टर बल तथा गति के नियम, और इसमें हमने न्यूटन के जो लॉज ऑफ मोशन है, गति के नियम हैं, जो तीनों नियम, पहला दूसरा तीसरा नियम, तीनों को हमने अच्छे तरीके से समझा, उनके डेली लाइफ एग्जाम्पल समझे। डियर स्टूडेंट्स, गति के नियमों को समझने का मतलब है आपको दो चीजें आ जानी चाहिए। जब आप गति के नियमों को समझ जाएं, मतलब आप गति के नियम समझ गए तो आपको दो चीजें आ जानी चाहिए, तब आप ये मानेंगे कि आपको गति के नियम समझ में आ गए। पहला 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 ये कि आपको ये आ जाना चाहिए कि आप जो डेली लाइफ है, जो दैनिक जीवन है, दैनिक जीवन में वो नियम किस तरीके से अप्लाई होता है, उसका क्या यूज है दैनिक जीवन में, उसका क्या महत्व है, आप दैनिक जीवन में उस नियम को कहाँ कहाँ लगता हुआ देखते हैं अपने डेली लाइफ से, किस तरीके से आप उसको एसोसिएट कर पा रहे हैं, ये आपको आना चाहिए पहला। तो अगर न्यूटन की गति का पहला नियम है तो आप मुझे 5 उदाहरण बता पाएंगे कि कहाँ किन 5 जगहों पर हमने न्यूटन की गति के पहले नियम को लगता हुआ देखा है। ठीक है, अगर तीसरे नियम की बात करें तो कौन सी 5 जगह ऐसी है जहां आपने डेली लाइफ में ये नियम को अप्लाई होते हुए देखा है। ठीक, तो पहला तो ये आनी चाहिए। दूसरी चीज क्या आनी चाहिए, न्यूमेरिकल सॉल्व, इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो पाए। अगर आप न्यूमेरिकल इसके सॉल्व कर पा रहे हैं, आप डेली लाइफ में उसका सिग्निफिकेंस जानते हैं, तब सही मायनों में ये माना जाएगा कि आपको गति के जो तीनों नियम हैं वो समझ में आते हैं। तो अब तक मैंने आपको जो भी पढ़ाया वो डेली लाइफ में इसके यूजेस पढ़ाए थे, किस तरीके से न्यूटन थर्ड लॉ। आज की क्लास में हम कुछ न्यूमेरिकल्स के ऊपर बात करेंगे जो लॉज ऑफ मोशन है उसके बेसिस पर। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स मैं आपके सामने लिखूंगा भी और सॉल्व भी करूंगा, तो इसीलिए अपना पूरा ध्यान जो है वो सामने स्क्रीन पर बनाकर रखेंगे। आज की क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि इसमें हम सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन लिखेंगे। 2 किलोग्राम की एक पिस्टल से 20 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली, 20 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 150 मीटर प्रति सेकंड की क्षैतिज वेग से छोड़ी जाती है। क्षैतिज वेग से छोड़ी जाती है। पिस्टल के पीछे हटने के वेग का परिकलन करें। पिस्टल के पीछे हटने के वेग का परिकलन करें। क्वेश्चन में हमको क्या करना है, क्वेश्चन पहले पढ़ना है, समझना है, और फिर आपको मुझे बताना है कि ये न्यूटन के कौन से लॉ पर ये क्वेश्चन बेस्ड है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को एक बार रीड करेंगे पूरा का पूरा। क्वेश्चन में ये बात बताई गई है, एक पिस्टल से एक गोली को छोड़ा गया है ना, एक पिस्टल से एक गोली को छोड़ा गया है। चलिए, तो क्वेश्चन में हमसे ये बात बोली जा रही है कि 2 किलोग्राम की एक पिस्टल है। चलिए पिस्टल बनाते हैं आपके सामने। तो इस तरीके की कुछ एक पिस्टल होती है ना। ये उसका ट्रिगर हो गया और ये ट्रिगर गार्ड हो गया, है ना। तो इस तरीके से एक पिस्टल होती है। अब ये पिस्टल कितने की है, 2 किलोग्राम की है। इससे एक गोली छोड़ी गई, इससे क्या की गई, एक गोली फायर की गई। तो पिस्तौल है, बेसिकली पिस्तौल से हम क्या करते हैं, पिस्तौल से हम इस तरीके से गोली को फायर करते हैं, है ना। तो आपने देखा होगा मूवीज में, जब पिक्चरों में देखा होगा, जब आप अपने गोली चलाते हैं तो ऐसे हाथ पे झटका लगता है ना, ऐसे हाथ पे झटका लगता है। समझने की कोशिश करेंगे। एक पिस्टल से 2 किलोग्राम की पिस्टल थी, 20 ग्राम द्रव्यमान की गोली जब छोड़ी गई तो आपको पता है गोली बहुत तेज निकलती है,
पिस्टल से गोली कैसे निकलती है, बहुत तेज। तो ये बता रहे हैं 150 मीटर पर सेकंड के क्षैतिज वेग से, मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसकी कितनी है 150। जैसे ही आपने फायर करा तुरंत गोली निकल गई 100-150 मीटर पर सेकंड के वेग से। बात समझ रहे हैं। तो गोली का द्रव्यमान और गोली का वेग हमको दिया हुआ है, बंदूक का द्रव्यमान दिया हुआ है। अब जरा ध्यान दो, हमने क्या बोला था कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जब गोली छोड़ी जा रही है तो गोली पर बंदूक के द्वारा, पिस्टल के द्वारा एक्शन किया जा रहा है ना, एक्शन किया जा रहा है। तो एक्शन के इक्वल एंड ऑपोजिट क्या होता है, रिएक्शन। तो गोली आगे की डायरेक्शन में गई, क्रिया उसके बराबर प्रतिक्रिया क्या हुई कि पीछे की डायरेक्शन में भी इस पर एक बल लगा। तो इस बंदूक ने गोली को आगे की डायरेक्शन में भेजा, गोली ने बंदूक को पीछे की डायरेक्शन में धकेला। तो यहाँ पर एक्शन और रिएक्शन, मतलब ये गोली निकली और इसका रिएक्शन, ये पिस्टल पीछे आई। बात समझ रहे हैं। तो कौन सा नियम यहाँ पर लग रहा है, यहाँ पर लग रहा है न्यूटन की गति का तीसरा नियम, थर्ड लॉ। अब मुझे समझ में आ गया है कि ये कौन से नियम पर आधारित क्वेश्चन है, थर्ड लॉ पर। बोला ये जा रहा है पिस्टल के पीछे हटने के वेग का परिकलन करें, पिस्टल के पीछे हटने के वेग का परिकलन करें। पिस्टल के पीछे हटने के वेग का परिकलन हम लोग किस तरीके से करते हैं, इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में पढ़ते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में पढ़ते हैं। देखिए किस प्रकार से संवेग संरक्षण के नियम से, एक नियम होता है जिसको हम संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि जब इस बंदूक से गोली छोड़ी गई तो दोनों का ही प्रारंभिक वेग जो होगा और अंतिम वेग जो होगा वो समान रहेगा, दोनों का प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग जो होगा वो समान रहेगा। या फिर सीधे लिखें, प्रारंभिक संवेग बराबर अंतिम संवेग, ये कहता है संवेग संरक्षण का नियम। प्रारंभिक संवेग का मतलब है गोली के छूटने से पहले का संवेग, और अंतिम संवेग का मतलब है गोली छूटने के बाद का संवेग। बात समझ रहे हैं। ये बात बताता है हमको संवेग संरक्षण का नियम कि कहीं अगर ऐसा हो रहा है, न्यूटन का थर्ड लॉ कहीं अप्लाई हो रहा है, तो जो पहले का संवेग होगा बाद का संवेग होगा वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो प्रारंभिक संवेग अंतिम संवेग दोनों बराबर रहेंगे। मतलब कि अगर मैं बात करूं यहां पर द्रव्यमान की, यानी मास की, गोली, चलिए इसको नेक्स्ट पेज पर लेकर चलते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पर समझते हैं। अगर मैं बात करूं गोली और बंदूक के द्रव्यमान की और इनके वेग की, इसको मल्टीप्लाई करके ही तो संवेग बनता है, इसको मल्टीप्लाई करके ही क्या बनता है, संवेग। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, P इज इक्वल टू m इंटू वी। सपोज मैं बोलता हूं गोली का द्रव्यमान हमको दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, कितना दे रखा है 20 ग्राम, है ना। तो 20 ग्राम की गोली है। अच्छा, हम द्रव्यमान को लिखते हैं किलोग्राम में, तो 20 ग्राम बराबर कितने किलोग्राम हो जाएंगे। देखो 20 ग्राम को हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। क्यों, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, है ना। तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। इन शॉर्ट आपको ये मिलेगा 0.0
0.02 0.02 किलोग्राम। 20 ग्राम मतलब 0.02 किलोग्राम। वेग कितना दे रखा है? वेग दे रखा है कि गोली निकली है 150 मीटर पर सेकंड के वेग से। बंदूक का द्रव्यमान दे रखा है कि 2 किलोग्राम की पिस्टल है, तो ये तो पहले से ही किलोग्राम में दे रखा है, इसके साथ छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। ये ग्राम में दे रखा था, इसीलिए हमने इसको चेंज करा। और यहाँ पर वेग पूछा जा रहा है, तो मेरे को वेग पता नहीं है, तो मैंने वेग क्या लिख दिया? v लिख दिया। समझ में आ गई बात? जो चीज पता है वो लिख दी, जो चीज नहीं पता है वो लिख दी। अच्छा, आप संवेग कैसे निकालेंगे? मैंने बोला द्रव्यमान और वेग, इन दोनों की गुणा कर दो तो कितना आएगा? इन दोनों की जब गुणा करेंगे तो ये आएगा 3 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये तो आया इन दोनों का संवेग। अच्छा, बंदूक का संवेग कितना आएगा? तो 2 की गुणा v से करेंगे तो 2v आएगा, 2v किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कब का संवेग हो गया? यहां पर हम लिखेंगे गोली छूटने के बाद का कुल संवेग। गोली छूटने के बाद जो कुल संवेग आ रहा है मेरे पास, वो कितना आ रहा है? इसको ऐड कर दो, 300 नहीं, 3 था ये, 3 प्लस 2v किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये इसकी यूनिट है। हमने क्या बोला? गोली छूटने के पहले का कुल संवेग और बाद का कुल संवेग बराबर कर देंगे। लेकिन पहले कितना संवेग रहा होगा? ध्यान से देखिए, जब गोली छूटी नहीं है तो मैंने बंदूक को बस पकड़ा हुआ है। अभी इस स्थिति में जो है, ना तो बंदूक गोली पर कोई बल लगा रही है, ना गोली बंदूक पर कोई बल लगा रही है। यानी इनिशियल केस में दोनों का वेग शून्य है। अभी कोई भी नहीं हिल रहा है जब तक मैंने गोली नहीं छोड़ी है ना, जब तक फायर नहीं करा है। तो इनिशियल स्टेज में दोनों का वेग शून्य है, अभी कोई भी मूव नहीं कर रहा है। मूव कब करेंगे? जब मैं गोली चलाऊंगा। तो बाद की बात हो गई, गोली छूटने के बाद का हमने कर लिया डिस्कस। लेकिन गोली छूटने के पहले का क्या रहेगा? दोनों के दोनों बिल्कुल आराम से चुपचाप रहेंगे, है ना, रेस्ट पोजीशन में। मतलब दोनों का वेग जीरो, दोनों का वेग जीरो, तो दोनों का संवेग भी जीरो। गोली छूटने के पहले का कुल संवेग कितना रहेगा भाई? जीरो। जीरो क्यों रहेगा? जीरो क्यों रहेगा? क्योंकि विराम की अवस्था में है। दोनों बंदूक और गोली क्या है? विराम की अवस्था में। जब तक गोली नहीं छोड़ी तब तक दोनों बंदूक भी रुकी हुई है और गोली भी रुकी हुई है, कुछ भी चीज नहीं हिल रही है ना, विराम अवस्था में। अब क्या बोला संवेग संरक्षण के नियम से? कि ये जो वेग होगा और ये जो वेग होगा दोनों बराबर होंगे। क्या बोला था? कि पहले का संवेग और अंतिम संवेग जो है बराबर होगा। गोली छूटने से पहले, गोली छूटने के बाद का जो संवेग होगा बराबर होगा। मतलब कि अतः ये जो होगा 3 प्लस 2v इज इक्वल टू 0 होगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2v इज इक्वल टू -3, v इज इक्वल टू -3/2, है ना, और v इज इक्वल टू आएगा -1.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जो वेलोसिटी आई है वो आई है -1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नोट डाउन करेंगे, ये हमारी मोमेंटम, संवेग को हम मोमेंटम कहते हैं, ठीक है। -1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस का चिन्ह क्या बताता है? यहाँ पर माइनस का चिन्ह ये बताता है कि पिस्टल गोली की गति की विपरीत दिशा में होगी। पिस्टल गोली की गति की विपरीत दिशा में चलेगी। मतलब गोली आगे छोड़ी है, पिस्टल पीछे पे धक्का लगेगा। तो आपने देखा होगा जब कभी कोई फायर करता है पिस्टल से तो पीछे को उसका हाथ खींचता है, या फिर जब फायर किया जाता है तो कंधे पर जो झटका लगता है, तो वो इसी कारण से लगता है क्योंकि न्यूटन की गति के तीसरे नियम को फॉलो करता है। जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे इसे। हम लोग एक न्यूमेरिकल और करेंगे, एक और क्वेश्चन है इसी तरीके का है, ठीक है। तो इसको आप लोग करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, इसको आप लोग करने की कोशिश करें,
क्वेश्चन में थर्ड लॉ ही लगेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं पिस्टल की जगह राइफल कर देता हूँ। एक राइफल है जो कि जिसका द्रव्यमान, राइफल जो है थोड़ा भारी होती है पिस्टल से, तो राइफल जो है ये 4 किलोग्राम की है। 4 किलोग्राम की राइफल से, राइफल की गोली भी जो है थोड़ा भारी होती है, ज्यादा द्रव्यमान वाली होती है। 50 ग्राम द्रव्यमान की गोली 150 मीटर पर सेकेंड के प्रारंभिक वेग से छोड़ी जा रही है। सपोज ये वेग भी इसका चेंज है 35 मीटर प्रति सेकंड के, तो राइफल के पीछे हटने के वेग का परिकलन कीजिए। चलिए भाई, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, मैंने बस वैल्यूज जो है थोड़ा सा चेंज करी है, ठीक है। आपको सेम चीज करना है, सेम काम करना है जो हमने पिछले क्वेश्चन में करा, सारी कैलकुलेशन सेम रहने वाली है, बस वैल्यूज मैंने यहाँ पर चेंज करी है, सारी चीजें सेम है। तो इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको देता हूँ 3 मिनट का टाइम। 3 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, और सारे बच्चे करेंगे। सिमिलर क्वेश्चन है, जैसा क्वेश्चन मैंने अभी कराया, ये भी बता रहा हूँ कि सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है। जल्दी से सभी बच्चे इसको ट्राई करें, सभी बच्चे इसको ट्राई करें जरूर। जिस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हुआ है, सिमिलरली इसका आंसर भी सॉल्व होगा, बस वैल्यूज जो है वो चेंज हुई है। देखिए किस तरीके से वैल्यूज चेंज हुई है, ये मैं हटा देता हूँ, एक क्वेश्चन चेंज हो गया अभी, है ना, और ये आंसर भी चेंज होगा अभी, ठीक है। बाकी ये सारी चीजें सेम रहने वाली है, ये चीज चेंज होगी और ये सारी वैल्यूज चेंज होने वाली है, बस बाकी सारा काम जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि सिमिलर रहेगा। चलिए अब मुझे बताइए कि गोली का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 50 ग्राम, तो कितना हो जाएगा 0.05 ग्राम, है ना, 0.05 ग्राम, और वेग कितना दे रखा है गोली का, 35 मीटर पर सेकेंड, तो ये तो 35 मीटर पर सेकेंड रहेगा। जो राइफल है, राइफल का जो द्रव्यमान दे रखा है हमको, यहाँ पर राइफल लिख लेते हैं, वो दे रखा है 4 किलोग्राम, और हम एज्यूम करते हैं कि जिस वेग से ये पीछे हटी वो v है ना। चलिए, तो इसकी मल्टीप्लाई अगर इसमें करेंगे तो ये आएगा 1.75 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और ये आएगा 4v। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1.75 प्लस 4v किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। अब क्या होगा, ये और ये बराबर होंगे, सारा काम देखो सेम रह रहा है, कोई चेंज है ही नहीं क्वेश्चन में। तो अगर आपने क्वेश्चन को समझा होगा तो आप इजीली कर पाए होंगे। 4v इज इक्वल टू माइनस का 1.75, v इज इक्वल टू माइनस का 1.75 अपॉन 4। जब आप इसे डिवाइड करेंगे, यहाँ पर इसे डिवाइड करते हैं 1.75 अपॉन 4 को, यहाँ से ऐसे हो जाएगा, और इसको 100 कर दीजिए, इंटू 100 हो जाएगा। सो 25 से कटेगा, 25 6 7 टाइम्स कटेगा 25 से, 25 सते 175, 25 7 जा 175, और 25 4 जा 100, तो ये आ रहा है 7/16, है ना। 7/16 को आप डिवाइड कर लेंगे तो ये आएगा 0.4 और 34 समथिंग आएगा, 0.44 समथिंग, है ना। एग्जैक्टली में आपको डिवाइड करना पड़ेगा, माइनस 0.44 मीटर पर सेकेंड, और माइनस का मतलब राइफल जो होगा पीछे के डायरेक्शन में आएगी, तो ये रहेगी राइफल की वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, ये कैलकुलेशन आप कर लेना डियर स्टूडेंट्स। ये कुछ न इसमें थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है आंसर में, है ना, ये आंसर ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि मैंने इसको अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट, इसको आप एग्जैक्टली डिवाइड करके जो भी आएगा वो आपका आंसर रहेगा। चलिए नोट डाउन करेंगे, नोट डाउन करेंगे। तो हमने संवेग के संरक्षण के नियम को समझा है आज के क्वेश्चन में, आज के टॉपिक में, और न्यूमेरिकल्स के थ्रू समझा है ना। तो संवेग संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, आइए देखते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है दो वस्तुओं का संवेग, संवेग यानी कि मोमेंटम, दो वस्तुओं का मोमेंटम टकराने की प्रक्रिया में, जब दो ऑब्जेक्ट्स टकराएंगे एक दूसरे से, दो ऑब्जेक्ट्स टकराएंगे एक दूसरे से, टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तनीय रहता है, अपरिवर्तनीय रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये बात बोली गई है संवेग संरक्षण के नियम में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में। यानी कि इसकी जगह पर आप ये बात भी लिख सकते हैं, इसको अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो प्रारंभिक संवेग जो है अंतिम संवेग के बराबर होता है, प्रारंभिक संवेग जो है वो अंतिम संवेग के बराबर होता है। टकराने से पहले का संवेग, टकराने के बाद का संवेग जो है इक्वल रहता है। ये बात हमसे यहाँ पर बोली जा रही है इस नियम में। ठीक है, इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए, इसको ऐसे भी लिखा जाता है बुक में, इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। इस तरीके से भी हम इस नियम को लिखते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में, गणितीय रूप में इस नियम को इस तरीके से भी लिखा जाता है। तो यह है आपका संवेग संरक्षण का नियम, इसको नोट डाउन कर लेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही आपकी बुक का चैप्टर नंबर 9, चैप्टर 9 बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन कवर अप होता है। ठीक है, और आज की क्लास में हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। ठीक, अब नेक्स्ट क्लास से हम चैप्टर 10 की तरफ चलेंगे। चैप्टर 10 में हम लोग बात करेंगे ग्रेविटेशन के ऊपर, गुरुत्वाकर्षण के ऊपर, एक और इंटरेस्टिंग और एक और मजेदार टॉपिक आप लोगों के लिए सीखने के लिए। ठीक है, तो जो चैप्टर 9 में हमने बातें करी हैं उनको ध्यान में रखना, उनके नोट्स बनाना, टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना। जो चीजें हमने बताई हैं उनको आप लोग अपने कुछ टाइम बाद जो है कॉपी में लिख करके उसे याद करते रहें। आगे आने वाली क्लासेस में इसका रिवीजन भी किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।